हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मार्केट को बेसब्री से इंतजार था। फेड की मीटिंग खत्म हो गई और फेड ने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसा मार्केट को उम्मीद थी। उन्होंने सिर्फ 0.25% ही रेट्स को बढ़ाया और इसके बाद फेड ने अब आगे का रोड मैप भी शेयर किया। और फेड ने क्या खास बातें शेयर की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहली चीज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेड ने कहा है कि इस साल और 6 बार वो रेट्स को बढ़ाएंगे और 2023 में 3 बार रेट्स को बढ़ाएंगे। साथ में उन्होंने एक बहुत ही खास चीज कही और वो ये कि द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप एंड द implications फॉर द यूएस इकोनॉमी इज हाईली अनसर्टेन। यानी कि ये यूक्रेन का मामला किस तरफ जाएगा और वो किस तरीके से यूएस की इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, इसके बारे में कोई कॉन्फिडेंस के साथ अभी वो नहीं कह सकते। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि अभी तो हमने अपना रोड मैप बना लिया है, लेकिन ये यूक्रेन वाला ऊंट किस करवट बैठेगा उस पर काफी कुछ फ्यूचर के एक्शंस डिपेंड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट को पता था कि इस बार सिर्फ मॉडरेट हाइक ही होने वाला है 0.25% का, और ये ऑलरेडी फैक्टर इन था। तो अगर ऐसा होता है तो एक मार्केट में हमें रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है और वही हमने देखा कि हमें मार्केट में एक शार्प रिलीफ रैली देखने को मिली। तो क्या रेट हाइक का खतरा टल गया और ये रैली आगे कंटिन्यू होगी? इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मार्केट के लोग क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चूंकि ये यूएस का इवेंट था, वहां के गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, तो मैं आपसे वहां के जो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और वो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं और उसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वहां के लोग इसको कैसे देखते हैं, इस रेट हाइक को, और कैसे इस रैली को देखते हैं। At Bleakley Advisory Group. Peter, great to have you with us. Do you think this Fed path that it's laid out is going to cause market pain? Why? How? तो एंकर पूछती हैं कि ये जो फेड ने रोड मैप अनाउंस किया है इसकी वजह से आपको क्यों लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पेन आएगा? तो पीटर बुकवार्ड जो कि चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर है ब्लीकी फाइनेंशियल ग्रुप के, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। Well, I think it's just a very difficult thing that they're trying to pull off. I mean, what we heard today is what their plan is, and via their forecast, what their hope is, how the economy sort of absorbs this. I mean, the assumption that the Fed is going to raise this year to almost 2%, raise next year to 3%, and there'll be very little economic repercussions or very little impact to markets, I think is highly misplaced. तो पीटर कह रहे हैं कि फेड जो प्लान बनाया है और जिस प्लान को यूज करके वो इकोनॉमी को फिक्स करने जा रहे हैं वो काम करना इतना आसान नहीं है और इकोनॉमी इतनी आसानी से ये रेट इंटरेस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी जो कि फेड ने प्लान किया है 2% इस साल बढ़ाने का और 3% तक अगले साल ले जाने का। तो फेड अगर ऐसा मानता है कि इसका मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इकोनॉमी पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा तो दिस इज हाईली मिसप्लेस्ड। And look within the Fed's projections. They think that the unemployment rate through taking the Fed funds rate from 0 to 3 is going to magically stay at 3.5%. और फेड का ये जो प्रोजेक्शन है कि रेट्स को वो बढ़ाते जाएंगे और वो ये मान के चल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो यानी कि बेरोजगारी नहीं गिरेगी, तो इससे वो एग्री नहीं कर रहे हैं। And the reason why I'm worried about this is because, and something I've talked about for a while, is that you can't separate out the cost of capital, the direction of the economy, and the direction of markets. Because we have credit cycles that ebb and flow with the cost of capital. The cost of capital is now going higher, so there's going to be a negative economic reaction to that. There's going to be a negative multiple reaction in markets. And I don't know how we can sort of skate through this cleanly as Powell hopes we can do. आगे वो कहते हैं कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बाजार से पैसा उठाना महंगा हो जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा सूद देना पड़ेगा, तो बिजनेस करना महंगा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इकोनॉमी का डायरेक्शन और मार्केट का डायरेक्शन, इसको हम सेपरेटली नहीं देख सकते, ये आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। और वो ऐसा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा और जो है उसका इंपैक्ट मार्केट के डायरेक्शन और इकोनॉमी के डायरेक्शन पर नहीं पड़ेगा।
तो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी पर उसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा और मार्केट में तो मल्टीपल रिएक्शंस होंगे। तो वो कह रहे हैं भैया उनके समझ से बाहर है कि फेड अपने प्लान को यूज करके बिना मार्केट को और इकोनॉमी को सिवियरली डैमेज किए सब कुछ कैसे फिक्स कर देगा, ये उनकी समझ से बाहर है। जब उनसे बॉन्ड मार्केट के रिएक्शन के बारे में पूछा गया तो वो क्या कहते हैं? What the bond market said to you is, yeah, he's going to raise, or he hopes to raise, and growth is going to slow. So now you have the 5-year yield the same level as the 10-year yield, 219. And if the economy is going to slow in response to the now hawkish Powell, well, that could end up being dollar negative. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट ये सिग्नल दे रहा है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ स्लो होगी और इसका इंडिकेशन उन्हें जो है बॉन्ड यील्ड में दिख रहा है, क्योंकि 5 इयर्स के बॉन्ड यील्ड और 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड सेम हो गए हैं। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है रेट हाइक की वजह से। Look, people talking about this Federal Reserve orchestrating a soft landing. I don't think. जब उनसे ये पूछा गया कि ये फेड के एक्शन की वजह से क्या इकोनॉमी में एक सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, यानी कि ज्यादा डैमेज किए बगैर सब कुछ फिक्स हो सकता है? Well, yeah, what he laid out again is what he hopes to take place. But again, because I talked about the interrelationship between monetary policy, markets, and the economy, it's almost impossible to have a soft landing. It's just a question of how much disturbance will Powell tolerate in terms of how far he gets in these rate hikes. What happens if the S&P 500 is down 25%? Is he still going to go ahead with 7? What happens if in Q2 there's a minus sign in front of GDP, even though inflation is high? Is he still going to do 7 this year? It's what his pain tolerance is will dictate how much he's going to be able to get away with this year in terms of hikes. But I think it's almost delusional to think that there's not going to be a notable economic impact and a market impact, since the economy and markets have been so medicated on cheap money for so long. तो उनका कहना है कि सॉफ्ट लैंडिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि फेड के जो आने वाले टाइम में डिसीजन होंगे उस पर कई सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ सकता है और उन फैक्टर्स को फेड कितना टॉलरेट करेगा इस पर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में कितना रेट बढ़ेगा। तो वो एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए अचानक से जो वहाँ का इंडेक्स है S&P 500 उसमें 25% गिरावट हो गई तो क्या वो ये 7 बार फिर भी रेट को बढ़ाएंगे? इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। या अगर उनकी जीडीपी नेगेटिव में आ जाती है और इन्फ्लेशन हाई होता है तो क्या तब भी वो 7 बार बढ़ाएंगे? क्या तब 9 बार 10 बार या 12 बार बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस साल में? तो इस तरीके के बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाला है कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। तो ये जो रोड मैप बनाया हुआ है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी पर फेड स्टिक होगा और इसके से ज़्यादा बहुत कुछ डेविएशन भी हो सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और पीटर का कहना है कि फेड भ्रम में रह रहा है अगर वो मानता है कि बिना इकोनॉमी को डैमेज किए और बिना मार्केट को सिग्निफिकेंटली डैमेज किए बगैर वो रेट को बढ़ा पाएंगे। अब जब दूसरे पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि फेड के रेट के बढ़ने के बाद मार्केट में इतनी स्ट्रांग रैली देखने को मिली, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Like the cliche that you don't want to hear, but this was a bear market rally. These were stocks that were way oversold. This was a Federal Reserve rally that I think we kind of diagnosed some of the dynamics leading into this yesterday, which was very oversold conditions. The relief in oil prices and commodity prices, you were limit down in wheat today. You were limit down in a couple Didn't make a lot of sense to me. I know we're going to try to explain it. To me, there's no way to explain it other than this, and we've said this dozens of times. Karen said it last week. The most violent rallies take place in markets that are headed lower, and I think that's exactly what we saw today. तो उनका मानना है कि ये जो रैली हमें देखने को मिल रही है ये एक तरीके की बेयर मार्केट रैली है, और जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि बेयर मार्केट की रैली काफी ज्यादा फास्ट, फ्यूरियस एंड फेरोशियस होती हैं और वो एक बुल मार्केट का भ्रम भी पैदा करती हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब फेड रेट बढ़ाता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया कि इमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और उनके कंट्री पे रिलेटिवली कम इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट से जो है FIIs पैसा निकालकर अपने देश को ले जाते हैं। तो अब इसकी वजह से मार्केट्स कितने गिर सकते हैं
इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और इसका एक तरीका हम ये देख सकते हैं कि पास्ट में जब ऐसा हुआ था तो इंडिया के बाजार कितने गिरे थे। तो दोस्तों पिछली बार जब फेड ने रेट्स बढ़ाए थे तो वो 2015 दिसंबर के आसपास बढ़ाया था। तो यूजुअली क्या होता है कि जब फेड रेट बढ़ाना शुरू करता है उससे पहले ही मार्केट को इंडिकेशन मिल जाता है और फेड भी कुछ ऐसे बातें बोलता है, मार्केट को एक तरीके से इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि भाई हम आगे बढ़ा देंगे ताकि वहां पर कोई मेजर सरप्राइज ना हो। तो जब भी रेट हाइक होने वाला होता है उससे 3-4 महीने पहले से ही बाजार गिरने शुरू हो जाते हैं और इस बार भी आप देखिए तो वही हुआ। तो रेट हाइक तो अभी मार्च में हुआ लेकिन अक्टूबर से ही बाजार हाई बनाने के बाद गिरने लगे। तो 2015 में रेट्स बढ़ने के अनाउंसमेंट होने से पहले ही बाजार गिरने लगा था इस एंटिसिपेशन में कि रेट्स बढ़ेंगे और उससे पहले 9000 का हाई बनाया और उसके बाद 6800 का लो बनाया और रेट अनाउंसमेंट होने के बाद भी कुछ टाइम तक गिरता रहा। तो ये टोटल जो फॉल हमें देखने को मिला करीब 25% का देखने को मिला और इसके बाद जो है फिर मार्केट ने रिकवरी शुरू की और करीब 12 महीने में उसने मॉडेस्ट करीब 3.5% का रिटर्न दिया जिस दिन से डेट अनाउंस हुआ था उस डेट से। और 2015 से पहले 2004 में फेड ने रेट्स को बढ़ाया था करीब जून महीने के आसपास और उस वक्त भी निफ्टी जो है 2000 के हाई से गिरकर 1500 के लेवल तक पहुंच गया था। तो वंस अगेन हमें करीब 25% की वहां पर गिरावट देखने को मिली और उसके बाद हमें 12 महीने तक हमें बहुत अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली 2004 में। तो आप देखिए ये कोइंसिडेंस है या ये एक पैटर्न है, वी डोंट नो, लेकिन पिछले 2 साइकिल्स में जब फेड ने रेट बढ़ाने शुरू किए तो हमें बाजार में ऑल टाइम हाई से इंडियन मार्केट्स में हमें 25% की गिरावट देखने को मिली। तो अगर हम 18,500-600 का हाई से अगर हम 25% की गिरावट लें तो वो करीब 13,700 के आसपास का लेवल बनेगा। लेकिन दोस्तों हमें एक और चीज को यहां पर ध्यान में रखना है कि वो सिचुएशन, उस टाइम की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत ज्यादा अंतर है। आज के टाइम पे अगर आप देखिए तो क्रूड प्राइस का खतरा है, साथ में हमारा कोविड का खतरा है और साथ में वॉर का खतरा है। उस टाइम पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का कंसर्न उस टाइम पे भी था, क्रूड का कंसर्न उस टाइम पे भी था, लेकिन वॉर और कोविड जैसा खतरा उस टाइम नहीं था। तो दिस टाइम सिचुएशन इज लिटिल वर्स। अब आइए इसका कंक्लूजन क्या है। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट तो यूएसए में बढ़ रहे हैं, इंडिया में तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट है? तो इस पर सिंपल इंपैक्ट है कि एफआईआईज यहाँ पे सेलिंग करके जा रहे हैं। तो अगर एफआईआई सेलिंग को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और डीआईआईज मैच कर लेते हैं या पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारे बाजारों में कोई खास नहीं उस पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ये होता दिख नहीं रहा है, अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा है जितना डीआईआईज बाय कर रहे हैं और जितना एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर एफआईआईज की सेलिंग और ज़्यादा बढ़ती है तो और भी तेजी से इंडिया के बाजार गिर सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर एफआईआईज सेलिंग को डीआईआईज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दूसरे फैक्टर्स प्ले करेंगे। वो फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, अगर फेड लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा तो आरबीआई को भी बढ़ाने पड़ेंगे और जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे यहां भी वही होगा जो यूएसए में हो रहा है, यानी कि ग्रोथ पर इंपैक्ट पड़ेगा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये तो सर्टेन है कि आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे आरबीआई रेट बढ़ाता है। अब कितना रेट बढ़ाएगा ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये जो है क्रूड पे डिपेंड करेगा, ये कोविड पे डिपेंड करेगा और ये रशिया के वॉर पे डिपेंड करेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से इंडिया में जो कमोडिटी प्राइसेस और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, जैसे कि वीट, ग्रेन्स, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा, और इन सब के प्राइसेस ऑलरेडी 10-15% बढ़ चुके हैं। और एक तरीके से ये तो अभी शुरुआत है। अगर रशिया का मसला सॉल्व नहीं होता है, वहाँ पर सैंक्शंस को और स्ट्रिक्ट किया जाता है तो महंगाई और बढ़ेगी। और इसके साथ अगर हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई को भी मजबूर होना पड़ेगा रेट्स को बढ़ाने के लिए। और उस वक्त जो है हमारे बाजारों को डबल मार पड़ेगी। एक तरफ से एफआईआई सेलिंग करेंगे और दूसरी तरफ से हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उनके मार्जिन्स पर इंपैक्ट होगा और साथ ही बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को एक्सपैंड करना भी बहुत महंगा हो जाएगा।
तो करंट टाइम्स में अगर आप देखिए तो जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं बहुत कम दिखते हैं और नेगेटिव ट्रिगर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, जिसकी वजह से हमें बाजार में आने वाले महीनों में मेजर रैली देखना शायद संभव ना हो पाएगा। इसलिए यह वक्त ऐसा है जिसमें हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा और सोच समझ के मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।